हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सबन एजुकेशन ऐप और सबन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। आज की क्लास में हम सिविल सर्विसेज या फिर संघ लोक सेवा आयोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में, जो कि अभी 28 मई को संपन्न हुआ है, उसमें जो इकोनॉमिक खंड से या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था खंड से जो प्रश्न आए हुए हैं, हम उनको देखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्लेमर आप लोगों को पहले ही दे देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम चर्चा जो भी करने वाले हैं, इसका ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है उसी में से प्रश्न आ रहे हैं, या मैं ये भी बिल्कुल नहीं ब्लफ करना चाह रहा हूँ या अपने आप को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ क्या कि आप बिल्कुल मेरे ऊपर ही निर्भर रहिए। मेरा ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। मेरा बस उद्देश्य है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्लास के माध्यम से जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है या नहीं, ठीक ना। और यदि हल करना था तो कैसे करना था, हम बस सीखने का प्रयत्न करेंगे। इस क्लास का बस एकमात्र उद्देश्य है कि आपके मन में विश्वास उत्पन्न हो कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या हो सकता है, उन प्रश्नों का हल किया जा सकता है, और साथ ही साथ उन प्रश्नों को हल कैसे किया जाना चाहिए था, हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये डिस्क्लेमर समझ में आ गया ना। मेरा उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि मैं आपको ये प्रमाणित करने का प्रयत्न करूं क्या कि बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया और ऑल अराउंड वर्ल्ड। इसको जो है वो कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो व्यापकता बहुत ज्यादा होती है। इसमें वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, जिसके बारे में आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, उसकी भी संभावना ज्यादा रहती है। तभी तो यूपीएससी को कई बार अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, ठीक ना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। यह आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, आपके स्कूल के एग्जाम से या बाकी परीक्षाओं से भिन्न है। आप इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या कि अच्छा नोट्स में ये चीज लिखा हुआ था तो सेम यही लाइन आया क्वेश्चन में और हम टिक किए और मन मन मुस्कुराए, क्या कि लगता है हम तो आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो वैसी तो बात होने वाली नहीं है। यहाँ आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप मेरी पहली क्लास याद कीजिए, मैंने आपको यही बोला था कि आपका कोर फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ गए हैं तो उस पूरे कॉन्सेप्ट से किसी भी तरह से कुछ भी प्रश्न आए आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? पहले दिन से ही मेरा थीम या मेरा बल जो है वो इसी बात पर रहा है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। इस बार की यदि एग्जाम की बात करूं तो इस बार का एग्जाम जो है वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आता है। इस कारण से नहीं क्योंकि क्वेश्चन टफ थे, इस कारण से क्योंकि ऑप्शंस में बदलाव कर दिए गए थे या उनके विकल्प में जो है वो कुछ परिवर्तन कर दिया गया था। पहले की परीक्षाओं में यदि हम देखें सिविल सर्विसेज या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यदि हम इससे पहले की परीक्षाओं को देखें तो उसमें क्या होता था कि एलिमिनेशन की संभावना ज्यादा होती थी। मैंने आप लोगों को 2021, 2020, 2022 का भी पेपर सॉल्व करवाया है। मैंने आपको दिखाया ना कि क्या होता था, अगर आप 3-4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट भी खोज लेते थे तो सही आंसर तक पहुंच पाने की संभावना बढ़ जाती थी, ठीक ना। सही उत्तर तक पहुंच पाने की संभावना बढ़ जाती थी। अब क्या हो गया है, थोड़ा सा इस बार जो पेपर का नेचर था उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के बाद भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक ना। इस कारण से मैं कह रहा हूं क्या कि पेपर का नेचर मॉडरेट टू टफ लेवल का था। हालांकि सीसेट की बात अलग करेंगे। सीसेट में जो है लोगों का तर्क है क्या कि बहुत टफ पेपर बनाया गया था और जो क्वालिफाइंग नेचर का है जो पेपर अपने आप में मतलब 33% बस आपको मार्क्स लाने हैं, उसको इतना टफ बनाना वो एक अलग ही मुद्दा है। हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जीएस पेपर 1 की, और उसमें से भी कौन सा, अर्थव्यवस्था खंड की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसी डिस्क्लेमर के साथ हम जरा देखने का प्रयत्न करते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रश्न किस तरह से आए हैं और क्या। ये देखिए, सिंपली मैंने गूगल पे सर्च किया यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये कुछ कोचिंग वगैरह, और फिर नीचे ये देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। इस ऑफिशियल वेबसाइट में ये देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1, ये खुल गया हमारा ऑफिशियल पेपर। ये क्या है? ये है हमारा ऑफिशियल पेपर जो इस बार पूछा गया था सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2023, ठीक ना। जरा देखिए, हम क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम
इकोनॉमिक्स के साथ ही, मतलब हमको इकोनॉमिक्स ही देखना है ना। जरा देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं अभी, कि चीन की तुलना में भारत में कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। बात समझ में आ रहा है? क्या है स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट्स है कि पहला कि चीन की तुलना में भारत के पास कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है। दूसरा है कि भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है चीन की तुलना में, कि कितना परसेंट जो है वो सिंचित क्षेत्र है। और तीसरा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। तीन स्टेटमेंट है। अब देखिए टफ क्या किया है, पहले क्या होता था कि इन तीन में से अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर लिया तो उसके बेसिस पर 1 2 1 2 3 करके हम एलिमिनेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या आपसे पूछ रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही है, या कोई भी नहीं। इसके लिए क्या हो जाता है प्रॉब्लम, कि आपको पता होना चाहिए इन दोनों तीनों के बारे में। ठीक है, अब जरा आते हैं, जरा देखते हैं क्या कि इसके बारे में हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। जरा हम वो देखने का प्रयत्न करते हैं कि इसके बारे में हमने कहां पढ़ा था। ठीक ना? ठीक, ये सिंपली हम YouTube पर गए, इसमें देखिए सवर्ण एजुकेशन दिख रहा ना, ये YouTube चैनल। अब मैं पीछे जाके तो वीडियो अपलोड कर नहीं सकता हूं, तो हम लोग सवर्ण एजुकेशन YouTube चैनल पर जाते हैं। और इसमें देखिए ये सारी क्लासेस पहले से डली हुई हैं। ठीक, इसमें हम खोजते हैं कहां, एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, कृषि कानून, कृषि विपणन, कृषि प्रधानमंत्री सम्मान निधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दिख रहा है। इसी में आपको हमें जाना है, हमें जाना है इस वाले वीडियो में। ठीक, ये देखिए ये वीडियो आज से 1 मंथ एगो का है। ये वीडियो कब डाला गया है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वीडियो आज से 1 महीना पहले डाला गया है। इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमने बात कहां की है, कृषि योग्य क्षेत्र की। अच्छा, ये पीडीएस सिस्टम वाला वीडियो है, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, इस वाले वीडियो में देखिए, इसमें हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म हाउस होल्डिंग। मैं साउंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। एग्जैक्ट पार्ट 2
इसमें देखिए हम लोगों ने बात किया था, जिसमें वो आप लोगों को बताया था नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया, सकल बोया क्षेत्र, निवल बोया क्षेत्र। वहां पर मैंने इस पूरे बात की चर्चा की थी क्या, कि चाइना के पास जो है वो हमसे ज्यादा सकल बोया या निवल बोया क्षेत्र है, ठीक ना। लेकिन फिर हाँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये स्टार्ट करो, ये देखिए यहां पर ये देखिए, यहां पर मैंने आपको समझाया है पूरा कि भारत के पास कृषि क्षेत्र तो चीन से ज्यादा है, लेकिन हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम, ठीक ना। आप इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा, आपको इस वाले वीडियो में ये पूरी कहानी ही चर्चा में देखने को मिलेगी। ये पूरी कहानी ही आपको देखने को मिलेगी क्या, कि किस तरह से भारत में वन क्षेत्र, भारत में जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र ज्यादा होने के बावजूद चीन की तुलना में जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र ज्यादा होने के बावजूद भी भारत में जो है वो उत्पादन कम होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि गेहूं हो गया, धान हो गया, इन सब में चीन हमसे आगे है, चीन हमसे आगे है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि चीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है। मैंने आप लोगों को जो है ना पूरा चार्ट और डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था कि चीन का जो है वो नॉर्थ और वेस्टर्न क्षेत्र जो है, यानी कि मैंने इस तरह का डायग्राम बना के आपको इस वीडियो में देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये वाला रीजन, इधर पहाड़ है पूरा, हिमालय एंड ऑल दैट, ये सारे, तो बहुत छोटा सा ये क्षेत्र है जहां पर चीन का, जहां पर खेती हो पाती है। तो बोया क्षेत्र, एरेबल लैंड जो है उसके पास कम है। नदियों से भारत को क्या बोलते हैं, प्रकृति ने जो है वो वरदान दिया है, तो सिंचित क्षेत्र भारत के पास ज्यादा है। लेकिन प्रति हेक्टेयर यदि हम उत्पादकता की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में चीन हमसे काफी आगे है। यही तो कारण है, आप देख लीजिए ज्यादातर फसलों में चीन हमसे आगे है। आप जाके देखिएगा, बिलीव कीजिएगा क्या कि इस कहानी, इस पूरे बात पर हमने चर्चा की है, आप जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियोस जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, ठीक ना। एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर पूरा सेगमेंट है ना, 1 2 3, आराम से आप उसमें देख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, भारत के पास जो है अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, एरिया, एरेबल लैंड जो है वो भारत के पास ज्यादा है। स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक ना। अब स्टेटमेंट 1 सही है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ठीक। स्टेटमेंट 2 सही है, सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ठीक ना। तो दो स्टेटमेंट यानी कि केवल एक वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, जो कि अपने आप में गलत है। इसको आप उस बेसिस पर भी एलिमिनेट कर सकते थे कि आप देख लीजिए ना कि ज्यादातर कृषि क्षेत्र से संबंधित या कृषि उत्पादों से के संदर्भ में हम चीन से काफी पीछे हैं। मैंने खूब सारी इसकी चर्चा की है कि हम ज्यादातर कृषि उत्पादों के संदर्भ में जो है वो चीन से पीछे हैं। जब आप लोगों को बता रहा था ना, अरे खाद्य प्रसंस्करण में, खाद्य प्रसंस्करण, अच्छा हाँ मैं दिखाता हूं आपको, ये खाद्य प्रसंस्करण में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। जरा देखिए बात को, मैं दिखाता हूं, खाद्य प्रसंस्करण वाला भी जो चैप्टर था ना, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी कि चीन हमसे आगे कैसे है। तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा खाद्य प्रसंस्करण, ये दिख रहा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उनकी चुनौतियां। वेस्टिंग होने में क्या कहते हैं, वेस्टिंग क्या होता है, यानी कि आपकी जितनी हाइट है ना उसके हिसाब से उतना वेट होना चाहिए, उससे कम, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे, एक जुलाई से लेकर 30 जून तक। ठीक है, तो अभी हम लोग वो एग्रीकल्चर ईयर 2022 में ही है। तो आज जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज के 27 स्टार्टिंग में आऊंगा ना तो एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें मिल जाएगा खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि खाद्य प्रसंस्करण होता है, हमने ये भी देखने की कोशिश की कि अगर खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता हो, बहुत मीटिंग के क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण होता है, खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों है, तो आपको इससे संबंधित
संभावनाएं पिछले ही वीडियो में थी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, खाद्य प्रसंस्करण, उसमें भी हमने चर्चा कर रखी है इस बारे में, इस संदर्भ में काफी चर्चा हुई है, ठीक ना। इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं आप, आराम से इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी मैं वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैंने बताया था, उसको खोज पाने में मुझे थोड़ी सी अभी समस्या हो रही है, ठीक ना। लेकिन आप जो है वो जाकर अगर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको वो देखने को मिल जाएगा क्या, कि आप आराम से उसके बेसिस पर इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक ना। काहे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों? क्योंकि चीन की उत्पादकता हमसे कहीं ज्यादा अधिक है, ठीक। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, और देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, आधारिक संरचना निवेश न्यासों इनविट्स, ठीक ना। इनविट्स क्या बोल रहा है, मैं जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है, ठीक ना। ये है इनविट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। जरा एक बार देखते हैं क्या कि इनविट्स के बारे में हमने कहां चर्चा की है। इनविट्स के बारे में तो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में चर्चा की है हम लोगों ने, आपके क्या बोलते हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले की ही बात है। ये देखिए कैपिटल मार्केट में आते हैं, कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेश, ये तो नाम में ही लिखा होगा। इसी में होगा एंकर निवेशक, ये है। ये क्लासेस जो है वो आपको समर एजुकेशन ऐप और समर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए रीट्स बता रहा हूं, और रीट्स के साथ ही हम लोगों ने चर्चा किया था रीट्स एंड इनविट्स। क्या आपको मिलेगा लगभग 50 लाख रुपया, ठीक है ना। ये दिख रहा रीट्स और इनविट्स, दिख रहा, ठीक ना। रीट्स और इनविट्स, इन दोनों की हम लोगों ने चर्चा की थी। रीट होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, और इनविट्स क्या होते हैं, इनविट्स जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट वाले ट्रस्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनविट्स। हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा की थी, ठीक ना। रीट्स और यूनिट्स की चर्चा दिख रहा ना, ये वीडियो जो है वो बहुत पुराना है, आपके पीटी से पहले का है ये वीडियो, ठीक। और देखिए उसी पर बेस्ड करके क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पर बेस करके, हालांकि मैं देखिए ओपनली बोल रहा हूं क्या कि यही लाइन हमने नहीं बोला था, लेकिन एक बात बताइए, जो म्यूचुअल फंड और रीट्स वगैरह, इनविट्स वगैरह, इन सब के बारे में जो हमने पढ़ा था, अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पर जो हमारी समझ है, उसके बेसिस पर इस स्टेटमेंट को आराम से समझा जा सकता था। क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है इसमें कि इनविट्स में जमा हुई, में जमा से हुई ब्याज की आय, ठीक ना, ब्याज की आय जो निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, यानी कि इसमें जो ब्याज उत्पन्न हो रहा है ना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक ना। जबकि लाभांश कर योग्य है। एक बात बताइए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया हुआ था, और आप लोगों को उस टाइम भी बताया था ना। एक बात बताइए कि ब्याज पर काहे छूट देगी, जरा हमें बताइए तो गवर्नमेंट। आप लोगों को मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पढ़ाया था कि जब सोना में वो जो चाह रही है क्या कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चाह रही है कि फिजिकल गोल्ड में निवेश ना करो, इसके बदले ये बॉन्ड ले लो और इस पर जो है वो हम तो आपको इंटरेस्ट देंगे। जब उस इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज लगा रही है तो ये तो इनविट्स, ये तो अवसंरचना में निवेश के लिए पैसा जा रहा है, इस पर आपको ब्याज में छूट क्यों मिलेगा, ठीक ना। इस तरह का सेम क्वेश्चन जो है वो पिछले साल भी यूपीएससी ने पूछा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होता तब भी आप आराम से इसको एलिमिनेट कर पाते।
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, उसमें भी यही स्टेटमेंट था कि ना तो इसके ब्याज पर और ना ही इसमें जो भी डिविडेंड मिलता है दोनों में से किसी पर भी जो है या किसी पर भी जो है वो कैपिटल गेन पर भी टैक्स नहीं लगता है। अब जरा सोच के देखिए ना, आपको नहीं लग रहा है क्या कि जानबूझ के स्टेटमेंट को टफ बनाया गया है, गलत बनाया गया है कि ब्याज की आय पर कर नहीं लगता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप कथन एक को गलत कीजिए, आपको दूसरा कथन पता हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। तो हमने तो देख लिया कथन एक गलत है, ठीक ना। मैं क्लियरली बोल रहा हूं क्या कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने यही सेम स्टेटमेंट आपको क्लास में बोला है। ऐसा सेम स्टेटमेंट नहीं था, पिछले वाले में था तो मैंने आपको बोला क्या कि मैंने ये पूरी कहानी बता रखी है आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सेम स्टेटमेंट नहीं बोला है। लेकिन हाँ, बाकी जो हमने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं उनके बेसिस पर इस चीज को डिड्यूस किया जा सकता था आराम से कि भाई ब्याज को क्यों कर से छूट देगी, जब बाकी सब में जो है वो ब्याज पर भी टैक्स लग रहा है, तो फिर इसमें ब्याज से छूट देने के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक, अब जरा देखिए, बस मैंने स्टेटमेंट वन एलिमिनेट किया, यानी कि ये गलत है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सही कह रहा है। बी भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों सही कह रहा है। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक ना। क्यों? क्योंकि कथन एक और दो दोनों सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इसमें भी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत क्योंकि कथन एक तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन एक सही है, तो ये भी गलत। बचा आपके पास आंसर क्या, ऑप्शन डी, ठीक ना। आपके पास एकमात्र क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इन स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसके बारे में तो पता नहीं मैंने क्लास में कितनी बार चर्चा की होगी, कितनी बार चर्चा की होगी। आप लोगों को पूरा जो है ना वो यूएस फेड का चार्ट वगैरह सब खोलकर दिखाया है कि पिछले सालों में जो है वो केंद्रीय बैंक ने ब्याज की दरें बढ़ाई है, ब्याज की दरें बढ़ाई थी। जाके पूरा मॉनिटरी पॉलिसी चैप्टर जो है ना, ये देखिए यहाँ पर कोई भी आप वीडियो खोल लीजिए, हर वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये देखिए वीडियोस में जाइएगा और सिंपली आपको मिलेगा मौद्रिक नीतियां, मॉनिटरी पॉलिसीज, ये दिख रहा मौद्रिक नीतियां, मौद्रिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, मॉनिटरी पॉलिसी के मात्रात्मक उपकरण, ठीक ना, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियां। आप जाइए आराम से किसी में भी जाके देखिए। ये देखिए मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य क्या है, हमने देखा था ना ये ठीक ना। आगे जाके पढ़िए, इसमें पूरा इस वीडियो में आपको आगे पूरा ये देखिए इसमें पूरा दिखाया गया होगा कि कैसे कैसे, मैंने पूरा दिखाया है कि कैसे कैसे जो है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है वो क्या क्या करते हैं। देख रहा, मैंने चार्ट के थ्रू आपको पूरा समझा रखा है क्या कि कैसे जो है वो रेपो रेट वगैरह घटता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, तो आप
ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि कोविड विश्व महामारी के हाल के विगत वर्षों में पूरे विश्व की अनेक केंद्रीय बैंकों ने अपने ब्याज के दरों में बढ़ोतरी की है। ठीक ना, आपको पूरा मैंने यूएस फेड का बताया था, मैंने आपको ये भी बताया सिलिकॉन वैली बैंक वो कैसे कोलैप्स हुआ, वो क्यों बर्बाद हो गया, और उसको बर्बाद होने में यूएस फेड की नीतियों का क्या योगदान था। ठीक ना, तो इसके बेसिस पर आप आराम से समझ सकते हैं, मैंने आपको बकायदा पूरा चार्ट भी दिखाया था क्या, कि कोविड के दौरान जो है वो आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया था, कितना कर दिया था घटाकर, आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया था, और जिसको अभी वर्तमान में बढ़ाकर 6.5% के आसपास पहुंचा गई है। ठीक ना, तो आप उस लॉजिक के बेसिस पर भी विश्व की अनेक केंद्रीय बैंकों ने अपने ब्याज की दरें बढ़ाई है, इसके बेसिस पर भी आप आराम से इस स्टेटमेंट को बोल सकते थे कि ये स्टेटमेंट सही है। मैं ये तो खुल के बोल रहा हूँ क्या कि ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने क्लास में पता नहीं कितनी बार बोला, आप जाके देख लीजिए ना इन वीडियोस में, आपको मिल जाएगा इन वीडियोस में, खूब कई बार इस चीज के बारे में हमने बात की। पूरा जो हमने देखा सिलिकॉन वैली बर्बाद क्यों हुआ, वो पूरी जो कहानी पढ़ी थी वो इसी थीम पर बेस्ड थी। हमने देखा भारत में कैसे जो है वो धीरे धीरे रेपो रेट में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति उपायों से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, इसीलिए तो बढ़ाते हैं। अगर केंद्रीय बैंकों को यह नहीं लग रहा होता कि वो मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो क्यों ही बढ़ाते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक ना, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे होते हैं, इसीलिए तो केंद्रीय बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई। देखिए ये जो असर्शन रीजन वाला तरह का क्वेश्चन होता है ना, कि व्याख्या क्यों कर रहे हैं या नहीं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर ये देखिए कि दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या पहले वाले का आंसर दे रहा है, कि मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ के पूछिए क्यों, और अगर उसका आंसर दूसरा स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन एक सही है, कि यानी कि सही व्याख्या कर रहा है। और अगर मान के चलिए वो क्यों का आंसर नहीं दे रहा है तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है मात्र। अब जरा देखिए क्या पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोविड विश्व महामारी, ठीक ना, के बाद के हाल के विगत कालों में पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। तो आप पूछिए क्यों, क्यों बढ़ा दी, तो उसका आंसर दूसरा है क्यों, क्योंकि केंद्रीय बैंक ये मानते हैं कि उनके पास जो है वो उपभोक्ता कीमतों यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से सामर्थ्य उपलब्ध है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट जो है वो दूसरे स्टेटमेंट की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक ना, मैं ओपनली बोल रहा हूं क्या कि आप जाके देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी मेरी क्लासेस में। ठीक ना, मतलब पूरा मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, पूरा बैंकिंग सिस्टम हो गया, पूरा महंगाई हो गया, उसमें हमने पता नहीं कितने सैकड़ों बार जो है इस बात की चर्चा की होगी। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, कार्बन बाजार, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसको छोड़ते हैं, इस स्टेटमेंट पर आते हैं। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस गतिविधि को बंध्यकरण या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, एक भाग के रूप में माना जाता है। स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक ना, रिजर्व बैंक और स्टेरिलाइजेशन, यही पूछा है ना। चलिए जरा आते हैं, देखते हैं कि हमने इसके बारे में कहीं कोई चर्चा की है या नहीं की है। ठीक, आते हैं कि इसकी चर्चा हमने कहां की है। ये देखिए, ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपको YouTube पर ओपनली पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बाद में हमने इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने की कोशिश की गई है। ठीक, ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 1 मंथ एगो डला हुआ है ना, इसमें आते हैं हम। कहानी सुनिए जरा। देख रहा, मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज बढ़ा रहा था, और उस टाइम आपको मैंने बताया था इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल, देखिए स्टेरिलाइजेशन, देख रहा, आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन।
ठीक ना, आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन दिख रहा है। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। मतलब मैंने तो आपको पूरा मेथड बताया था कि आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन होता कैसे है, क्यों होता है, किस प्रकार से किया जाता है, आरबीआई करती ही क्यों है, वो सब बताया था। यूपीएससी ने तो आपसे फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जिस डेप्थ में हमने पढ़ा उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा। वो तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है क्या कि है क्या, किसका भाग है, क्या किया जाता है इसके अंतर्गत। हमने तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। तो खुला बाजार कार्रवाई संचालन, निपटारा, भुगतान प्रणाली की निगरानी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋण का रोकड़ प्रबंधन तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। गैर वाणिज्यिक बैंक कार्यों का विनियमन बिल्कुल कहीं नहीं है। निपटारा भुगतान प्रणाली ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है खुली बाजार कार्रवाई का संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको बताया था ना आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन में कि आरबीआई क्या करती है कि मार्केट से पैसा तो बॉन्ड के रूप में जो है वो निकाल लेती है, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को देगी तब तो फिर से पैसा मार्केट में चला जाएगा। तो उसको अपने पास रख लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने पॉकेट से जो है वो लोगों को ब्याज दे रही होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, या फिर मतलब बैंकों को ब्याज दे रही होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन। और ये हिस्सा है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है 1-1.5 महीना पहले का वीडियो, आज नहीं मैं क्लेम कर रहा हूं, आराम से जाके देख लीजिएगा। ठीक ना, इसमें हमने डिटेल में चर्चा की है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ठीक, आराम से इस चीज को भी सॉल्व किया जा सकता था। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ठीक ना, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन पूंजी बाजार में शामिल है। पूंजी बाजार में शामिल है। पूंजी बाजार जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, पूंजी बाजार चैप्टर, जरा गौर फरमाइएगा एक बार। पूंजी बाजार में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही मैंने आपको चिल्ला चिल्लाकर समझाया था। क्या आपको चिल्ला चिल्लाकर ये समझाया था कि ये देखिए, ये क्लासेस जो है तो आपको सरल एजुकेशन और सरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कल की क्लास में हम पहुंच गए थे कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी। अच्छा, तो कल की क्लास में है तो इससे पिछला वाला वीडियो देख लेते हैं। ये चलिए, तो कल की क्लासेस में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया वही मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। हम क्या पढ़ रहे थे, मुद्रा बाजार। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पहले आपको याद रखना है कि मुद्रा बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि अल्पावधि ऋण के लिए होता है। ठीक है, देखिए कहानी सुनिए, मैंने क्या बोला कि मुद्रा बाजार जो है वो कि मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पावधि के लिए होता है। अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया ना, मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पावधि के लिए होता है। और दूसरी तरफ हमने इसी वीडियो में देखिए कैपिटल मार्केट की जब चर्चा की तो कैपिटल मार्केट के संदर्भ में हमने क्या बात की कि मुद्रा बाजार जो दिख रहा, हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि मनी मार्केट मुद्रा बाजार जो है वो 1 साल से कम के लिए है, वहीं पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट जो है वो 1 साल से अधिक के लिए। आप जाइए इस वीडियो को आराम से देखिए, ये वीडियो 2 वीक पहले डल चुका है। ठीक ना, 2 वीक्स एगो डल चुका है। ठीक ना, और इसके साथ साथ आप जरा देखिए इससे पिछला वाला जो वीडियो है इसी का, उसमें हमने चर्चा भी की है कि मुद्रा बाजार के कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक ना, मुद्रा बाजार यानी कि शॉर्ट टर्म वाले, उसके ये देखिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। यहाँ जरा देखिए इसमें जो है वो हमने डिटेल में चर्चा की है। क्या क्या चर्चा की है, ये दिख रहा, मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं और मुद्रा बाजार मनी मार्केट
मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं और उसमें देखिए ट्रेजरी बिल की हम चर्चा कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक ना। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से जो है वो पूंजी बाजार के उपकरण हैं। कौन से जो है पूंजी बाजार का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा वाला, 1 साल प्लस वाला। और मुद्रा बाजार का क्या मतलब होता है 1 साल से कम वाला। बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की है, एक एक उपकरण के बारे में बात की है। लेस देन 1 ईयर, जाके देखिएगा, सारे वीडियोस जो हैं वो आपको YouTube पे मिल जाएंगे पड़े हुए फ्री में। ठीक, हमने जब मुद्रा बाजार को देखा तो मुद्रा बाजार में हमने देखा कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या क्या होते हैं। उसमें हमने देखा अभी ट्रेजरी बिल देखा ना, ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल तो मुद्रा बाजार का उपकरण है ना, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए कॉल मनी मार्केट, इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ रखा है, आप वीडियो खोल के देखिए, आपको उस वीडियो में ये क्लियरली मिल जाएगा कि कॉल मनी मार्केट जो है वो मुद्रा बाजार का उपकरण है, ना कि पूंजी बाजार का उपकरण है। इसी वीडियो में देखिए, मैं दिखा सकता हूं आपको, ये देखिए ये देखिए देख रहा, मुद्रा बाजार के उपकरण ऋण प्रकार में कॉल मनी दिख रहा है। कॉल मनी देखिए, कॉल मनी किसके हैं, ठीक, ये देखिए ये मुद्रा बाजार का उपकरण है, अभी हमने देखा वीडियो में पूरा, जबकि मतलब इस पॉइंट की बात की है हमने, मतलब ऐसा भी नहीं कि आसपास भी नहीं। इन विथ में मैंने बोला क्या कि मैंने वो लाइन नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने पूरी तरह से उसी चीज को पढ़ाया है कि कॉल मनी मार्केट, तो ये तो मनी मार्केट का उपकरण है ना, ये तो मुद्रा बाजार का उपकरण है। हमसे क्या पूछा है, पूंजी बाजार का उपकरण। पूंजी बाजार का उपकरण वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा अवधि वाले होते हैं सामान्यतः, और पूंजी बाजार का हमने वर्गीकरण किया था कि मनी मार्केट में बिल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बॉन्ड। पूंजी बाजार में बॉन्ड होते हैं तो सरकारी बॉन्ड, ये एक सही हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट पूंजी बाजार वाले चैप्टर में पढ़ा था, दो और डिटेल में पढ़ा था स्टॉक मार्केट को, जरा एक बार देखिएगा। उतना डिटेल में तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, उतना डिटेल में अंदर घुस घुस के। याद है आप लोगों को मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि खुद भी मैं शेयर मार्केट में हूं, इसलिए मेरे पास जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक ना। अभी और दिखाऊंगा शेयर मार्केट से जो है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत डेप्थ में घुस के पढ़ा था शेयर मार्केट को पूरा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये दोनों जो है ये दोनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, अल्पावधि वाले हैं, ये दोनों जो है वो दीर्घावधि वाले हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। आराम से किया जा सकता था क्लास में जो पढ़ा है उसके बेसिस पर। आगे देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया है, बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं, मैं क्लास में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। लघु कृषक बड़े खेत, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे मैंने बताया था ना कि भारत में 86% किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 86% किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। आपको मैंने एग्रीकल्चर सेंसस, कृषि जनगणना जो हुई थी ना 2015-16 में, उसके सारे आंकड़े आपको बकायदा पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खोल के दिखा रखा है, जाके देखिएगा वीडियोस। क्या कह रहा है, ऑप्शन जरा पढ़िए। ऑप्शन कह रहा है कि लघु कृषक बड़े खेत, यानी कि छोटे छोटे किसान और बड़ा खेत। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटने हैं और पुनर्स्थापन करना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन एवं संगति लाते हैं। ठीक दिख रहा, लोग गूगल ट्रांसलेट मार देते हैं तब ना इतना टफ इंग्लिश होता है। कृषि संक्रियाओं में समाकलन एवं संगति लाते हैं, ठीक ना। इसीलिए बोलता हूं क्या कि कभी कभी जो है ना वो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स भी देख लिया कीजिए, कई बार जो है ना वो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स ज्यादा इजी होते हैं, ठीक ना। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, मेनी मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि वही सीमांत किसान किसी एरिया में ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, यानी कि एक साथ एकजुट होते हैं, एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज फॉर सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कि कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए आपस में सिंक्रोनस मतलब आपस में एकजुट होते हैं।
अगला क्या कह रहा है, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। देखिए सरेंडर देयर लैंड, इसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि अपनी जमीन जो है वो दे देंगे निगम को, निगमित निकाय को जो है वो जमीन जो है वो संविदा पर दे देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक ना, ये तो मैंने आपको बता रखा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोड़ी पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है लघु किसान बड़ा क्षेत्र। अगला क्या है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र में उच्च संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां, सामग्रियां एवं नियुक्ति प्रदान करती है ताकि वे कंपनी के विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जरूरत के कृषि पण्य का उत्पादन कर सके। ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक ना। इसका सही आंसर मैं बताऊं तो इसका सही आंसर ये है, और मैं ओपनली बोल रहा हूं क्योंकि इस एग्जैक्ट टर्म की हम लोगों ने क्लास में चर्चा नहीं की थी, लेकिन हाँ यदि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को डिनोट कर रहा है। सबसे लॉजिकल यही लग रहा है कि किसी क्षेत्र में अनेक किसान आपस में एकजुट हो गए तो कई सारे लघु कृषक हो गए और इन सब ने मिलकर क्या किया, एक बड़ा खेत बना लिया। दिख रहा? बाकी दोनों में, इन दोनों में देखिए किसी निगम का बात आ जाता है, यानी कोई कंपनी की बात आ जा रही है, निगमित निकाय, यहां भी देख रहे हैं ना कोई कंपनी, इन दोनों में कंपनी की बात आ जा रही है। इसमें क्या आ जा रहा है कि वो विस्थापन की बात आ जा रही है, किसी की एक क्षेत्र से युद्ध के कारण भाग गए। तो सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन बी ही लग रहा है। तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही होना चाहिए। बाकी यूपीएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए, फिर मान के चलिए 99% चांसेस है क्या कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक ना। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, एमएसपी के संदर्भ में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आप लोगों को पूरा एग्रीकल्चर में एमएसपी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। काले तिल पर एमएसपी मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि काला तिल, नाइजर इज कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। काला तिल जो है वो एक खरीफ क्रॉप के रूप में, खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि कुछ ट्राइबल लोग जो है वो इसी काले तिल को कुकिंग के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जरा देखते हैं कि इसके बारे में हमने कहां पढ़ा था, ठीक है। जरा हम देखते हैं कि इसके बारे में हमने कहां पढ़ा। एमएसपी, एमएसपी खोजिए, एमएसपी आपको मिल जाएगा। इसी में मिल जाएगा एमएसपी। ये दिख रहा है एमएसपी, एमएसपी दिख रहा, एमएसपी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये वीडियो जो है ना आज से 1 महीना पहले का है, एमएसपी की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए आप लोगों को, ये देखिए farmers.gov.in, ठीक ना, farmers.gov.in, उस वेबसाइट को पूरा खोलकर दिखा रखा है मैंने, ठीक ना, पूरा वेबसाइट खोलकर दिखा रखा है। और इसमें देखिए अलग अलग क्रॉप्स का पूरा लिस्ट है, अलग अलग क्रॉप्स का पूरा लिस्ट दे रखा है। ये देखिए ये देखिए, अच्छा मैंने पूरा आपको जुड़वाया था। अच्छा मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, ये वाला
जो खोल रखा था मैंने पूरा एक से जो है ना वो आपको गिनवाया था, क्या कि आपको जो है वो कहीं कहीं जो है वो 22 देखने को मिलेगा, कहीं 23 देखने को मिलेगा, कहीं 24 देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया है, ठीक ना। आपको यही मैं वेबसाइट एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ, क्या कि इसमें कहाँ मैंने आपको पढ़ाया है और कहाँ आपको दिखाया है मैंने क्या कि नाइजर सीड के बारे में। ये देखिए farmers.gov.in MSP ऑन क्रॉप्स। कहाँ गया farmers.gov.in, यही वाला वेबसाइट था, यही खोल रखा था। यहाँ देखिए आंख खोल के नाइजर सीड दिख रहा है। नाइजर सीड किसमें है? खरीफ में है ना। खरीफ क्रॉप और नाइजर सीड काला तिल, ये आपको दिखाया है और मैंने वीडियो में भी दिखाया आपको। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बकायदा मैंने ईच एंड एवरी एक एक को गिनवाया था और एक एक के बारे में बताया था। जाके देखिएगा उस वीडियो में, ठीक ना, जिस वीडियो की अभी हमने वो देखा था, क्लिप देखा था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया है, नाइजर सीड पे क्या किया है, एमएसपी प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, आपको क्लास में बताया गया है। दूसरा, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, बिल्कुल सही, आपको क्लास में बता रखा है कि नाइजर सीड जो है वो खरीफ क्रॉप है, अभी दिखाया वीडियो, ठीक ना। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग। कुछ देखिए स्टेटमेंट देखिए कितना ओपन एंडेड है, सम बोल दिया है उसने। सम बोलने का क्या मतलब है कि अगर पूरे भारत में एक भी यदि ट्राइबल कर रहा होगा ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? वो अगर यहां पर लिख देता कि कोई एक फलां ट्राइबल ग्रुप का नाम लिख देता या नॉर्थ लिख देता, साउथ लिख देता, कुछ लिख देता, तो ये स्टेटमेंट कि गलत होने की संभावना ज्यादा हो सकती थी या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रिकी हो जाता। लेकिन यहां इसने देखिए कितना ओपन स्टेटमेंट दिया है, इसने बोल दिया है सम ट्राइबल पीपल। सम का मतलब है कि पूरे भारत में यदि मान के चलिए एक भी ट्राइबल कम्युनिटी या एक भी आदमी अगर इस तेल का यूज कर रहा है कुकिंग के लिए, काले तिल का प्रयोग कर रहा है कुकिंग के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट के सम लग जाने के कारण इस स्टेटमेंट के सही होने की संभावना गलत होने की संभावना से कहीं ज्यादा बढ़ गई। दिख रहा, भारत में कुछ जनजाति है। अब एक बात बताइए, कुछ का क्या मतलब होता है? कुछ का मतलब है एक भी मिल जाए तब भी। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इस तरह से देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट को इजी कर दिया जाता है। तो अब जरा सोच के देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीनों सभी 3 सही है इसके। ये यूपीएससी अभी जो 28 तारीख को संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रश्न पत्र है ना उसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चारों तरफ हल्ला है कि इतना टफ पेपर था, इतना टफ पेपर था। उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है ना, अभी तो हमने टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं है, अभी तो फिस्कल सिस्टम भी पूरा नहीं हुआ है, अभी फॉरेन ट्रेड भी पूरा नहीं हुआ, विदेशी व्यापार भी पूरा नहीं हुआ है। और केवल इतना जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पर हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? सारी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हम आंसर कर पा रहे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा प्रश्न तो सीधे के सीधे हम लोगों ने क्लास में ही चर्चा कर रखे हैं, बिल्कुल वही पॉइंट्स उठा के पूछे गए हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन जैसे कि इनविट्स वाला दिखाया, उसमें मैंने बताया कि इनविट्स की हमने चर्चा की है, आपको बकायदा वीडियो दिखाया है मैंने, ठीक ना। लेकिन हाँ वो स्टेटमेंट नहीं चर्चा किया था, लेकिन जो अगर पूरा क्लास कर रखा होता ना वो, तो आप उस आंसर को स्टेटमेंट को आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, ये गारंटी, ठीक। तो ये भी देख लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए, इजी लगेगा। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, कि इनमें से किस प्रकार के निवेश को इंटेंजिबल कहा जाता है। देखिए ये क्लास से नहीं है, अगर आपको ये पता हो कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है तो आप आराम से इस आंसर को अपने अनुभव के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? अमूर्त। अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है कि जिसको आप छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा वॉलेट, ये मूर्त है क्यों? क्योंकि इसको छूकर महसूस किया जा सकता है। ये बॉटल, ये मूर्त है क्यों? क्योंकि इसको छूकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन सम्मान, मेरे मन में आपके प्रति जो सम्मान है, या फिर मान के चलिए मेरे मन में आपके प्रति जो प्रेम है, इसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है ना, तो ऐसी चीजों को अमूर्त कहा जाता है, ठीक ना। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से अमूर्त निवेश माने जा सकते हैं या माने जाते हैं, ठीक ना। अमूर्त निवेश किसको माना जाएगा?
जरा बात तो देखिएगा। सबसे पहला हो गया ब्रांड रिकॉग्निशन, यानी कि आपके ब्रांड की पहचान। अब एक बात बताइए, ब्रांड की जो पहचान है इसको छू कर तो नहीं महसूस किया जा सकता है। मतलब आप जब बर्गर सोचते हैं तो आपके दिमाग में अगर मैकडी ही आता है, मैकडोनल्ड आता है, या मान के चलिए आप पिज्जा सोचते हैं तो आपके दिमाग में अगर डोमिनोज ही आता है, ये तो उस ब्रांड की पहचान है ना, इसको छूकर महसूस तो किया नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल ब्रांड रिकॉग्निशन जो है वो एक अमूर्त इन्वेस्टमेंट है कि आप अपना ब्रांड बिल्डिंग में जो भी पैसा लगा रहे होते हैं कि इसका नाम हो, इसकी चर्चा हो, ठीक ना। बहुत लंबे समय तक हमें लगता था ना कि टूथपेस्ट का मतलब ही होता है कोलगेट, यानी कि कोलगेट ने खर्च किया है अपने ब्रांड को टूथपेस्ट का वो पहचान बनाने के लिए। तो ब्रांड रिकॉग्निशन जो होता है वो इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। दूसरा है क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपका भंडार। एक बात बताइए, आप अपने भंडार को तो जाके छू के देख सकते हैं ना कि इतना पेस्ट पड़ा हुआ है, इतनी चीजें पड़ी हुई है, तो इन्वेंट्री तो मूर्त हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक ना। तो ऑल फोर तो होगा नहीं, ऑल फोर तो होगा नहीं, ठीक ना। आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आईपीआर। अभी मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, जब मैं वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ पढ़ाऊंगा ना लास्ट चैप्टर, उस टाइम आपको बताऊंगा ट्रिप्स के बारे में मैं बताऊंगा, उस टाइम आपको बताऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने हल्की फुल्की चर्चा कर रखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, जब मैं बजट पढ़ा रहा था तब। उस टाइम मैंने आपको बताया था जीआई टैग, और उस टाइम पेटेंट के बारे में मैंने बताया था कि आप मेहनत करते हैं, दवाई बनाते हैं, तो 20 साल के लिए आपको उस पर अधिकार मिलता है। बजट पढ़ाते वक्त मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चर्चा की है, आप जाके देख सकते हैं, बजट वाला वीडियो जो है वो भी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आपके पास जो पेटेंट होता है, आपके पास जो कॉपीराइट होता है, ये भी इंटेंजिबल है, ठीक ना। पेटेंट को छुआ थोड़ी जा सकता है कि आपके पास जो कॉपीराइट है, क्या कि याद है मैंने उस टाइम बताया था कॉपीराइट कि जैसे मेरे गाने का कोई और प्रयोग नहीं कर सकता है। ट्रेड सीक्रेट मैंने आपको बताया था, कोको कोला वाली कहानी बताई थी, क्या कि कोको कोला के पास अपना ट्रेड सीक्रेट है कि वो क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो बताएंगे नहीं किसी को। बजट वाला वीडियो जाके देखिए, आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। जो चीजें मैंने बताई है मैं बस वही बता रहा हूं आपको, जो चीजें मैंने नहीं बता रखी है क्लास में। अब सिंपल सी बात है, यूपीएससी अगर सब कुछ अगर मेरे से ही आ रहा होता, या फिर मतलब मैं अगर ऐसा क्लेम करने लग जाऊं तो ये अपने आप में झूठ है, ठीक ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स की, यानी कि क्लाइंट्स जो क्लाइंट्स हैं आपके, जैसे मान के चलिए मैं एक कंपनी चला रहा हूं, या फिर मान के चलिए मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेरे क्लाइंट्स हो गए। तो अगर देखे कमर्शियलाइजेशन की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसे तो मतलब मेरे लिए टीचर के लिए मतलब मेरे लिए तो मेरे छात्र जो है वो सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मान के चलिए अगर क्लाइंट है, कोई बिजनेस है, तो उसके जो भी क्लाइंट है तो उनका जो मेलिंग लिस्ट होता है जिस पर वो मेल करते हैं, ठीक ना, तो ये भी इंटेंजिबल माना जा सकता है। लेकिन देखिए ये है एम्बिग्विटी। अब ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो इसको टेंजिबल मानता है या इंटेंजिबल मानता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो हो सकता है मेलिंग लिस्ट, वो तो मान के चलिए कागज के रूप में भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए ये एम्बिग्विटी है कि क्या इस स्टेटमेंट को यूपीएससी क्या मानेगी। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपको पता ही है अपना आंसर की जो है वो तो 1 साल बाद जारी करती है, तब तक तो पूरा सेटअप खत्म हो चुका होगा, मतलब पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सब खत्म हो चुका होगा, उसके बाद आंसर की आएगा। तो जब आंसर की आएगा तब हम क्लियर होंगे। इसके दोनों हो सकते हैं, इसमें ओनली 2 भी हो सकता है और ओनली 3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। तो स्टेटमेंट चौथा जो है वो थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लमैटिक है। अगला देखिए, अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट डिवोल्यूशन यानी कि आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कि केंद्र सरकार का, मैं देखिए ओपनली बोल रहा हूं कि टाइम नहीं था क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ना लेट स्टार्ट किया था, तो आपके एग्जाम से पहले मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाया था। लेकिन हाँ, एग्जाम के मतलब जो फ्लो हमारा चल रहा था आप लोगों को आप देख लीजिए, एग्जाम से पहले ही मैंने बता दिया था क्या कि अब फिस्कल सिस्टम स्टार्ट होगा और फिस्कल सिस्टम की चर्चा भी हमने प्रारंभ कर दी थी। तो उसी फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत इसको पढ़ना था 15th फाइनेंस कमीशन। बात समझ में आ रहा? इससे पहले की क्लासेस में अगर आप देखिएगा तो मैंने बार बार इसकी चर्चा कर रखी है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग फिस्कल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रहा? उसी कंटेक्स्ट में हम लोग पीटी से पहले इसकी चर्चा नहीं कर पाए थे। देखिए मैं ओपनली कह रहा हूं, हालांकि हमने बाद में इसकी चर्चा की और ये चर्चा करना था, चर्चा तो होना ही था। बस यही है कि क्लासेस हमारी अभी पूरी थोड़ी हुई थी, बीच में ही जो है वो पीटी आ गया,
तो कल हम की क्लास में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है क्या कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन यानी कि क्षैतिज वितरण होता है वो कौन कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है। क्राइटेरिया में कल हम लोगों ने देखा था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कल की क्लास जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपको बकायदा मैंने पूरा वीडियो के साथ समझा रखा है। ये देखिए 15वां वित्त आयोग क्लासेस जो है वो आपको फॉर एजुकेशन ऐप और फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल की क्लास में हम लोग कल की क्लास में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, बड़े कल पढ़ना प्रारंभ कर दिया था आई की दूरी, इनकम डिस्टेंस, आई की दूरी, आई की दूरी को 94 वाले में वेटेज दिया गया था, इसमें 45 है, इसमें 50। ये देखिए 15th फाइनेंस कमीशन कल की क्लास में पूरा हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है, ठीक ना। इसमें क्या क्या है देखिए, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिख रहा है नीचे, तो पहला वाला स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए क्या क्या था 15th फाइनेंस कमीशन में। 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया था, कल की क्लास में बताया था कि इससे पहले 1971 की जनगणना को हम आधार बनाते थे, दिख रहा 1971 को, उसको बदल के क्या कर दिया गया था 2011 की जनगणना को आधार बना दिया गया था। क्षेत्रफल को बना दिया गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यानी कि वन और पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक। उसके अलावा इनकम डिस्टेंस, आय की दूरी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट, ये थे 15वें वित्त आयोग के बेसिस, जिनके बेसिस पर क्या किया गया था, बनाया गया था ये क्राइटेरिया कि किस राज्य को कितना मिलेगा। कल की क्लास में हमने देखा था। अब जरा देखिए स्टेटमेंट्स में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बिल्कुल दे रखा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बिल्कुल था। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कितना दे रखा था 12.5%। खैर हमें तो इतना डेप्थ में पूछ भी नहीं रहा है, हमें से तो बस वो ये पूछ रहा है कि ये आधार था कि नहीं था, ठीक। दूसरा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको कल की क्लास में मैंने बता रखा था कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्या मतलब है कि दिक्कत, मतलब अगर आप वो विकास करने के लिए जो है वो जंगल वगैरह को काटना प्रारंभ ना कर दीजिए, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी। तीसरा क्या है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ठीक। पॉइंट था टैक्स रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं था पॉइंट, ठीक ना। तो यदि हम बात करें तो मिटेगा नहीं, अच्छा अंडू किया जा सकता है। इसमें पॉइंट क्या था, उसमें पॉइंट था टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक ना। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात नहीं थी, स्टेबल गवर्नमेंट की बात नहीं थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं थे ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओनली 3, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओनली 3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, और खोजते हैं। देखा 10 के आसपास क्वेश्चन यहाँ थे, फिर इसके बाद हमें जाना होगा आगे। इससे ये भी समझ लीजिए कि देख रहे हैं यूपीएससी एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब वो आपके दिमाग को बार बार एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कुदाता है, दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट में कुदाता है, परेशान करता है, ताकि आपका दिमाग थक जाए। आते हैं वायुमंडल, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 71 से। क्या कह रहा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार संयंत्र निवेश वे मध्यम उद्यम हैं। जब मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत पढ़ा रहा था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान पढ़ाया है। उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैंने आपको भारत में एमएसएमई की परिभाषा बताई थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, एमएसएमई की परिभाषा बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि 5 का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, 1 करोड़
निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर तो माइक्रो, 10 करोड़ निवेश 50 करोड़ तक टर्नओवर तो मीडियम, 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर तो क्या हो जाएगा वो लार्ज, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ठीक ना। और इससे बड़े वाले जो हो जाएंगे वो कौन कहलाएंगे, लार्ज। इस टाइम मैंने ये आपको पूरा डेफिनेशन जो है वो समझा रखा है। अगर आपको देखना है तो आप जाइए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाकर आपको देखना है कौन सा वाला चैप्टर, इंडस्ट्री में, जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, आत्मनिर्भर भारत। ये देखिए आत्मनिर्भर भारत, देख रहा वीडियो में ये है, यहाँ मैंने आपको पूरा बता रखा है कि ये 1 करोड़ 5 करोड़ ठीक ना, जाके देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा इसी। एक आत्मनिर्भर भारत को जब हम पढ़ रहे थे, ठीक, इसके बेसिस पर ये पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 15 करोड़ और 25 करोड़ का तो कोई चक्कर ही नहीं था, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। दूसरा क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आते हैं। बैंकिंग सेक्टर चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो जाइए उसको जरा देखिए, बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो डिटेल में करा रखा है, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण, ठीक ना, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण। ये देखिए बैंकिंग सेक्टर मिल जाएगा आपको, भारतीय बैंकिंग सिस्टम, दिख रहा। इस बैंकिंग सिस्टम में इस वाले वीडियो को देखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। ये देखिए, अब समझ में आ रहा क्यों बार बार जो है आप लोगों को इंटरनेट खोल के दिखाता हूं कि देखिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किस किस को पैसा दिया जाता है, कि मैंने बकायदा आपको यूट्यूब पर खोल के दिखा रखा है, दिख रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, दिख रहा ना, क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन फॉर एलिजिबल कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि प्रायोरिटी प्राथमिकता क्षेत्र के तहत जिनको पैसा मिलता है उसके लिए एलिजिबल कौन है, दिख रहा, एमएसएमई। अब जरा देखिए यूपीएससी ने प्रश्न में क्या पूछा है, यूपीएससी ने प्रश्न में यही पूछा है कि सूक्ष्म लेवल लघु और मध्यम सभी को बैंक ऋण प्राथमिकता रूप में दिया जाता है। यहाँ देखिए ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बात समझ में आ रहा, इसलिए बोलता हूं ना कि भरोसा रखिए और जो पढ़ाया जा रहा है ना क्लास में उसको जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है और ये बात जो है वो आपको क्लास में पढ़ाई गई है, आपको एमएसएमईज के बारे में बताया गया है क्लास में कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको पूरी कहानी मैंने बता रखी है डिटेल में, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ निवेश होना चाहिए और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है तो क्या हो जाएगा, उसको हम माइक्रो बोलेंगे। 5 करोड़ तक का नहीं, 10 करोड़ तक का निवेश और अगर 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो हम उसको बोलेंगे मध्यम। और यहाँ पर क्या बता रहा है वो मध्यम के लिए 15 करोड़ रुपए और 25 करोड़, तो ये तो गलत है, मध्यम उद्यम के लिए तो 10 करोड़ और 50 करोड़ वाला चक्कर है, क्लास में बता रखा है, तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है जो अभी आपको वीडियो में दिखा दिया मैंने, ठीक ना, दोनों चीजें क्लास में है, आप जाके बस क्लास देख लीजिए पिछले, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जरा देखते हैं इसके बारे में कहां हमने पढ़ा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, याद आ रहा है जिस दिन हम लोगों ने एनएफटी पढ़ा था, जिस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटावर्स पढ़ा था, ठीक, मेटावर्स। ये देखिए ये क्लासेस जो है वो आपको सबन एजुकेशन और सबन एजुकेशन, ये देखिए मेटावर्स
जिस दिन बिटकॉइन वगैरह पढ़ा था ना, बिटकॉइन वाला वीडियो दिखाया था, बंदर की कहानी सुनाई थी पिछली क्लास में हम देखिए क्या कह रहा है, increase in nominal exchange rate indicates appreciation of rupee। यानी कि क्या, ये देखिए तो मतलब है कि ई रूपी और होलसेल सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है सीबीडीसी के बारे में, बहुत डिटेल में चर्चा की थी। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बोला था, लेकिन सीबीडीसी के बारे में जो हमारी चर्चा थी उसके बेसिस पर मैं इतना गारंटी कर सकता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि सीबीडीसी आपके बैंक के एक वॉलेट में रहेगा और आप अपने वॉलेट से डायरेक्ट किसी दूसरे के वॉलेट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जरा सोच के देखिए, जब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो रहा है तो इसके लिए यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम की क्या जरूरत होगी, जरा बताइए मुझे। कोई जरूरत नहीं होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्विफ्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, क्या कि सर स्विफ्ट कैसा होता है। तो स्विफ्ट के बारे में आपको ऐसे पता चलेगा, अगर आपने जो है वो मेरी क्लास ठीक से कर रखी होती तो आपको बिल्कुल पता चलता। बैंकिंग सिस्टम में मैंने पढ़ा रखा है आपको स्विफ्ट, ठीक ना, जब आपको बताया था क्या कि रूस के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप देख लीजिए, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग प्रणाली के कुछ मूलभूत तत्व, इसमें देखिए आपको मिल जाएगा, इसमें आपको स्विफ्ट मिल जाएगा। इस टॉपिक को हम समझ लेते थे, वित्तीय जाके देखिएगा आपको मिल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में जो है ना आपको ये भी मिल जाएगा क्या कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है। मैंने उस टाइम आपको बताया था स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पैसों की खरीद मतलब पैसों का एक्सचेंज होता है। खैर वो भी छोड़िए ना, अगर आपको ये भी नहीं पता है तब भी एक बात बताइए, स्विफ्ट की क्या जरूरत है। जब सीबीडीसी में सीधे बैंक टू बैंक हो रहा है तो स्विफ्ट की क्या जरूरत है। तो यही तो ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बिना स्विफ्ट प्रणाली या बिना यूएस डॉलर के डिजिटल मुद्रा का भुगतान करना संभव है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो अभी तो क्रिएट किया जा रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं ऐड किया जा सकता है उसमें, बिल्कुल ऐड किया जा सकता है उसमें। क्या कि इसमें कैसे क्या प्रतिबंध होगा, किस तरह से ढांचे वगैरह कि मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सेकंड मतलब थर्ड स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। बात समझ में आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके बारे में मैंने क्लास में चर्चा नहीं की थी, मैं ओपनली बोलूंगा, इसके बारे में मैंने क्लास में चर्चा नहीं की। वित्त के संदर्भ में टर्म बीटा इसे निर्दिष्ट करता है। अब जरा सोच के देखिए कितना अंदर घुस के पूछा है। इसके थ्रू आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछ रही है। बेटा पता है आपको क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था ना शेयर मार्केट में जो शेयर्स में खरीद बिक्री में जो फ्लक्चुएशन होता है, तो कोई शेयर कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, इसको कहते हैं उस शेयर का बीटा। यानी कि किसी शेयर का बीटा अधिक है इसका मतलब वो शेयर जो है ना बहुत तेजी से उतार चढ़ाव करता है। किसी का बीटा कम है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे उतार चढ़ाव करता है, बहुत तेज नहीं होता है। तो यानी कि देख रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्लियर हुआ कि मैं इतना क्यों घुस घुस के जो है वो अंदर आपको बता रहा था। ठीक ना, मैंने आपको बताया था कि अडानी हिंडनबर्ग हुआ है, लेकिन वो अडानी हिंडनबर्ग से क्वेश्चन ना पूछ के हो सकता है आपसे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले। तो देख लीजिए अडानी के सारे शेयर जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स हैं। क्यों, क्योंकि उनमें बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है। दिखाया था ना, अचानक से बढ़े फिर अचानक से गिरे, तो हाई बीटा स्टॉक्स हैं। देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था ना करंट अफेयर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो क्या पूछ लेगा करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़कर। तो बीटा क्या होता है, बीटा सही आंसर है इसका डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। ठीक ना, ये नहीं होगा किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिबल के बीच में कार्यनीति एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जहां उत्पन्न हो और जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ये भी नहीं होगा अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं ये मान के चलता हूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा इसके बारे में उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा और उनको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। ठीक ना, तो ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक, क्या है पहला कि मूलतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा
स्टार्ट किया गया था। देखते हैं इसके बारे में हमने कहां पढ़ा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप, वही वित्तीय समावेशन वाला चैप्टर। ये देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। एक बार जल्दी से हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि क्या करेंगे। अब हम डायरेक्ट देख रहा, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की थी हमने। पूरा हमने देखा था क्या कि मालेगांव समिति क्या समस्याएं थी, किस तरह से ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनका इनकी निगरानी अब हम डायरेक्ट करें। इसी कंटेक्स्ट में बढ़ते हुए क्या किया, देख रहा, इस क्लास के आप वीडियो में जाके देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, इसमें बाकायदा मैंने ये पूरा लाइन बोला है क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि कर्ज एक आदमी लेगा, लेकिन कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी जो होगी वो सामूहिक होगी। दबाव, सामाजिक दबाव के माध्यम से ऋण का भुगतान करवाया जाता है। आप जाके इस वीडियो को देखिएगा। जरा देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि किसी एसएचजी में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जाके देखिए। अगला क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं। बिल्कुल सही, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, प्राथमिकता क्षेत्र लेंडिंग का पार्ट है, तो बिल्कुल समर्थन देते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि एसबीआई ने स्टार्ट ऐसा कुछ नहीं किया था, खुद स्टार्ट हुए थे, बाद में मालेगांव समिति एंड ऑल दैट, और फिर नाबार्ड वगैरह ने हेल्प की थी। एसबीआई का ऐसा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका इससे संबंधित। अब देखिए बाकी क्या है नीचे, ये सार्वजनिक क्षेत्र, ये तो सोशल इश्यूज से संबंधित है, हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने सोशल इश्यूज। और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। एक और था वर्ल्ड ट्रेड वाला, वो भी होना चाहिए। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये 88 नंबर क्वेश्चन। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। अभी हम इस चैप्टर तक पहुंचे ही नहीं है। हम जब फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे ना, विश्व व्यापार पढ़ेंगे, तब हम इस चैप्टर के बारे में, इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम इस चैप्टर पर पहुंचे ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ, क्या कि अभी तक इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं है। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत का अभी वैश्विक व्यापार में 3.2% नहीं है, इससे काफी कम है, 2.34 के आसपास है। ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर इसको अगर पता होता तो आप सही आंसर तक तो ऐसे ही डायरेक्ट पहुंच जाते। स्टेटमेंट अगर पता होता तो सही आंसर तक तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते ना, ये गलत हो जाता, सही आंसर तक आप डायरेक्ट पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि तीनों में जो है स्टेटमेंट 1 मेंशन है, तो खाली एक स्टेटमेंट से आप सही आंसर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो दूसरा टॉपिक है ना, क्या भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। देखिए इसके बारे में तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ाया है। ये देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंडस्ट्री दिख रहा, इंडस्ट्री एंड प्लान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, महारत्न, नवरत्न, PLI, इसी में आपको मिलेगा। कौन से मंत्रालय है जो अवसंरचना से संबंधित है, वो अवसंरचना से संबंधित है।
16 मंत्रालयों को इंटीग्रेट करना, इनमें समन्वय स्थापित करना कि ये क्या कर सके भारत में मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा दे सके। मैं दिखाता हूँ, इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। पीएलआई के बारे में हमने इसी में चर्चा की है, आप इस वीडियो को देखिएगा, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, छोटा सा टॉपिक था, तो हमने इसकी चर्चा की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, ठीक ना। पीएलआई की भी हमने चर्चा की है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। मैंने बताया ना कि इसके बारे में अभी पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक। तो ये थे मेरे हिसाब से, इतने ही थे आपके किससे संबंधित प्रश्न, आपकी इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न। मेनली यही थे क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से संबंधित, ठीक। तो लगभग वही 15 के आसपास जो है वो आपके प्रश्न आए हैं इकोनॉमिक क्षेत्र से, इकोनॉमी से, ठीक। मैंने बताया था हर साल जो है वो लगभग वही 12 से लेकर 20 के बीच में जो है वो प्रश्न आते हैं, इस बार भी लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने क्लास को ठीक से समझ रखा होता, देखिए मैं इस बात का दावा फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं और ना मैं कर सकता हूं। इस बार हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए, अगली बार जो है वो यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन और बदल दे, हो सकता है मेरे अगले साल जो है मेरे पेपर मतलब नोट से जो है लिखा हुआ बिल्कुल ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि अगर आपने पूरे इकोनॉमिक्स को समझ रखा होगा, मेरे क्लास को पढ़कर अगर आपने समझ रखा होगा ना, तो आप 90% से ज्यादा इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर पाइएगा। मैं अभी भी 10% का मार्जिन दे रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सम्मान के लिए। क्यों? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एग्जाम और द टफेस्ट एग्जाम, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, वो कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे जरूर दे सकता है जिसके बारे में मैं चाहकर भी कंप्लीट नहीं कर सकता हूं, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता हूं। अगर मैं उस एक टर्म को खोजने चलूंगा तो पता चलेगा कि ये जो सीमित हमारा 2 महीने का या 2.5 महीने का जो कोर्स होता है ना, वो पता चलेगा क्या कि 1 साल का जाएगा खाली इकोनॉमिक्स का कोर्स। बात समझ में आ रहा है? खाली इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे 1 साल लग जाएगा उस 2, 3, 4 क्वेश्चन के चक्कर में। तो इसीलिए मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं लेता हूं कि 100% क्वेश्चन मेरे ही टॉप नोट्स में से आएंगे। ऐसा आप ये सब दावा जो लोग करते हैं वो लोग मूर्खता कर रहे हैं और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने सारे प्रमाण आपको पहले ही दिखा दिए हैं, क्या कि जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। हमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है क्या कि और हम कुछ क्वेश्चन कर सकें। मैंने आपको ये भी दिखाया क्या कि कुछ क्वेश्चन जो है वो सीधे भी आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्टली भी आए हुए हैं। लेकिन अगर आपने उन क्लासेस को ठीक से समझ रखा होगा, अगर आपने उन क्लासेस पर फोकस किया होगा, तो आप उन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक ना। तो इसके बेसिस पर हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर काम करना ही पड़ेगा। यूपीएससी के क्वेश्चंस जिस तरह से आ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है ना, खाली रटने मात्र से आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। रटन तो तोता की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो पीसीएस वगैरह में जो है वो फैक्ट्स वगैरह जरूर काम कर जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट कीजिए, टॉपिक्स को ठीक से समझिए, ठीक। हर एक पॉइंट को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, किस तरह के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इन सब का अंदाजा आपको कहां से लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक ना। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक ना। यहाँ क्लासेस जो है वो चल रही है, अगर आप आसपास के हैं तो आप आराम से आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, पूरी छूट है, ठीक ना। तो आप आराम से तैयारी करते रहिए और ये भरोसा रखिए कि अगर आपने तैयारी किया है तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। हम जरा सोच के देखिए ना, 15 क्वेश्चन आए थे, इस 15 में से मैं बोल रहा हूँ 12 क्वेश्चन हमने किया ना अपने क्लास के बेसिस पर और नॉलेज के बेसिस पर, हमने 12 क्वेश्चन तो हम कर सकते थे आराम से एक्चुअल एग्जाम हॉल में भी। एक बात बताइए, 15 में से 12, 15 में से 12 अच्छा परसेंटेज है। आपका कट ऑफ कितना जाता है? पिछले साल का कट ऑफ जाके देखिए, 200 नंबर में 88 नंबर था जनरल का कट ऑफ, यानी कि कितना हुआ? 44%। और खाली इकोनॉमिक्स में मैंने आपको दिखाया कि खाली इकोनॉमिक्स में 100 में से आप 90% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका कट ऑफ जा रहा है 44%।
तो क्वालिफाई करने के लिए आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। बस वही है कि कॉन्सेप्ट पर मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस कीजिए, क्लासेस को सीरियसली लीजिए। अब यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रहा है तो मुझे पता है क्या कि सीरियसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक ना, कि मुफ्त का माल होता है ना तो थोड़ा सा आदमी सीरियस कम होता है, ठीक। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भरोसे के साथ एक बार देखिए, क्लासेस को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि हाँ स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ा सा साउंड का इशू है, बस कुछ दिन की बात है, वो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं उनको फिर से मैं रिकवर कर दूंगा ताकि जो है वो आपकी वो समस्या का भी समाधान हो जाए। लेकिन कहीं से भी उठाइएगा, मैं इतना बैकग्राउंड में जाके जरूर समझाता हूं कि आपको आगे की कहानियां समझ में, ठीक ना। तो भरोसे के साथ पढ़िए, तैयारी कीजिए, एग्जाम निकलेगा, ठीक। डरना नहीं है ये देख के कि अरे सब बोल रहे हैं टफ पेपर है तो डर गए। आप खुद करके देखिए कोशिश, अगर आपने ऑनेस्टली, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है ना, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मैं देता हूं। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस किया है, अगर आपने हर बातों को समझा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है और अगर आपने ठीक से मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फोन कर सकते हैं क्या कि सर तैयारी तो बहुत अच्छी थी लेकिन वहां पर मतलब नॉलेज खूब था, लेकिन सर वो 2 घंटा अरे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए। शुरू में सर टफ क्वेश्चन देखे और उसके बाद घबरा गए और पैनिक में जो है वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत कराए। इन सब के लिए क्या आवश्यक है, आपको प्रैक्टिस करना होगा और खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस से काम नहीं चलने वाला है। तरीका क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए ताकि आप समझ सकें कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। पीटी के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए। इस 3 सिस्टम को फॉलो कीजिए, बिल्कुल बेसिक 3 चीजों को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। पीटी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक ना, इसके बेसिस पर मेरिट डिसाइड नहीं होता है। 100 नंबर में से 44 नंबर लाना बहुत टफ काम नहीं है, आधे से भी कम नंबर लाने हैं। जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूं आपको, अब बाकियों के लिए तो बात ही अलग है। मैं वो जनरल कैटेगरी का आपको बात बता रहा हूं। पिछले 3 साल में कट ऑफ कितना कितना गया है, 200 में से इस बार का कट ऑफ था 88 नंबर, यानी कि 100 में से 44 क्वेश्चन। पिछले साल का था 200 में से 92 नंबर, यानी कि 46 क्वेश्चन। उससे पहले था 100 में से 98 नंबर, 200 में से 98 नंबर, यानी कि कितना 49 क्वेश्चन। यानी कि पिछले 3 सालों में तो 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया है कट ऑफ, ठीक ना। तो पेपर अगर टफ है तो सिंपल सी बात क्या है, कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो इसमें आपको क्या टेंशन हो रहा है, आप अपना तैयारी कीजिए ना। जब आप कंपटीशन में है, पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, तो पेपर टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं आपको तो बाकियों से आगे निकलना है ना, तो यूपीएससी से थोड़ी कम्पीट करना है आपको, तो अपने बगल वाले कंपटीटर बाकी छात्रों से कम्पीट करना है। तो ये सब बिना मतलब वाले तर्क हैं कि पेपर टफ था तो पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था ना, केवल आप ही के लिए थोड़ी टफ था। और अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। पिछली बार 88 गया था, इस बार और कम चला जाएगा, 80 चला जाएगा। पेपर टफ में भी आपको बाकियों से ज्यादा आगे निकलना है, बस आप कंपटीशन में। क्लियर है ना। तो फालतू की इधर उधर की बातों में ना पड़िए, ठीक ना, कि पेपर टफ आ रहा है हमको यूपीएससी से दूर हो जाना चाहिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ कम जाएगा, आप फिर भी सिलेक्ट हो जाइएगा। आप मेहनत तो कीजिए, क्लियर है ना। आप मेहनत कीजिए, मेहनत क्या करना है आपको, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए ताकि आप इन चीजों के लिए तैयार हो कि अच्छा इस तरह से भी स्टेटमेंट बना के दे सकता है तो। और तीसरा चीज, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। बस ये 3 तरीका है। इन बेसिक तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं, आप आराम से इस एग्जाम को, पीटी को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सी बात है, बाकी एग्जाम की तुलना में थोड़ा सा तो कठिनाई होगी ना, यूपीएससी को अपना लेवल भी तो मेंटेन रखना है, ठीक। तो चलिए, आई होप आप लोगों को जो है ये आज की क्लास जो है, ये आज का सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस क्लास के थ्रू जो है वो हमने बहुत सारी बातें समझने की कोशिश की, किस तरह से जो है वो पेपर को सॉल्व किया जा सकता था, किस तरह से अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज किया जा सकता है, किस तरह से इसमें भी सीमित एलिमिनेशन टेक्निक को जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। कल जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिस्कल सिस्टम के बारे में अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं रोकता हूं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर कल मिलते हैं।